हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पार्थ शहर में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है। वहीं गांव में उसके माता पिता यशोमती और बलराज रहा करते। पार्थ के ऑफिस में एक अंग्रेजन क्लाइंट आती है जिसका नाम लीजा होता है। वो कुछ दिनों के लिए शहर में रहने आई होती है। दोनों रोजाना मिलने लगते हैं और मिलते मिलते यूं ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पार्थ उसे प्रपोज करता है और दोनों मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं और गांव में वीडियो कॉल करते हैं। तभी नमस्ते माई जी, पप्पू जी। ओफो लीजा, पप्पू नहीं पापा जी। ओ सॉरी पापा जी, कैसी है तुम दोनों? सब बढ़िया है ना? सेहत कैसी है? पार्थ बेटा, हम बीमार थे तो क्या हुआ? तूने हमें वहाँ बुलाना जरूरी क्यों नहीं समझा? हम तो तेरे माता पिता है ना। और सारी भारतीय लड़कियां छुट्टी पर चली गई थी क्या, जो तू ये अंग्रेज लड़की लीजा इसे अपनी बीवी बना लाया घर पर? पापा, लीजा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, प्लीज। हाँ हाँ चल, अब ज्यादा बन मत। जुग जुग जियो तुम दोनों। हमारी जरूरत पड़े तो बोल देना। वैसे भी तू तो हमें अपने पास कभी बुलाएगा नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या। माँ, ये शहर है, यहाँ के तौर तरीके गांव से बहुत अलग हैं। अरे तू यहाँ के प्रदूषण भरे वातावरण में नहीं रह पाएगी। बलराज और यशोमती दोनों लीजा को ऑनलाइन ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। लीजा और पार्थ दोनों शहर में एक खुशहाल शादीशुदा जीवन गुजारने लगते हैं। लेकिन लीजा के आने के बाद बेचारे पार्थ को देसी खाने की बहुत याद आने लगती है, क्योंकि अब उसकी काम वाली बाई की लीजा ने छुट्टी कर दी थी। उसे ना चाहते हुए भी रोजाना अतरंगी अतरंगी नामों वाले अंग्रेजी डिशेस खाने पड़ते, जिनसे उसका ठीक से पेट भी नहीं भरता। ये है लंदन की स्पेशल डिश बैंगर्स एंड मैश। इसे मैंने अनियन ग्रेवी के साथ सर्व किए हैं, जिससे ये और भी टेस्टी होते हैं। काओ काओ, यू विल लव इट हनी। यस स्वीटहार्ट। रखो रखो, मैं तुम्हें अपने नाजुक नाजुक कोमली कोमली हैंड से खिलाती हूँ, एकदम रोमांटिकली बेबी। ओह यस बेबी। लीजा पार्थ को वो डिश अपने हाथों से खिलाती है, लेकिन बेचारे पार्थ से रोजाना अलग अलग प्रकार का मीट और अजीबोगरीब डिशेस खाए नहीं जा रहे थे। वो रोज रात को ब्रश करते समय उल्टियां करता, लेकिन ये सब वो लीजा से छुपाता ताकि उसे बुरा न लगे। वहीं लीजा अपनी रसोई को एकदम गंदे तरीके से रखती। वो सारे बर्तन ऐसे ही रख कर सो जाती। पूरी रसोई में यहाँ से वहाँ कॉकरोच और चूहे टहलते और सारा खाना खराब करते, लेकिन लीजा इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। एक दिन जब लीजा अपनी सास यशोमती को वीडियो कॉल करती है, तभी ये देखो माँ जी, मैंने आज बनाया है टॉफी पाई। यह एक इंग्लिश स्वीट डिश है। अगर आप भी यहाँ होती तो मैं आपके लिए भी बना के खिलाती थी। हाय 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 हाय, तू ही खा वो अंग्रेजों वाली डिश और फिस। हाँ, तू पहले मुझे अपनी रसोई दिखा, जरा देखूं तो कितनी सुंदर तरह से सजा रखा है तूने अपनी रसोई। ओह ये जी, क्यों कहीं आई मीन क्यों नहीं, वन सेक। लीजा यशोमती को अपनी पूरी रसोई दिखाती है, जिसमें वो कॉकरोचेस को घूमते हुए भी दिखा देती है। जाने अनजाने में यशोमती अपनी अंग्रेजन बहू की रसोई देखकर हैरान और दंग रह जाती है। हे भगवान, ये रसोई है या कबाड़ खाना? छी 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 छी। अरे बहू, इस तरह से अगर अपनी रसोई रखेगी तो तू और पार्थ दोनों बुरी तरह बीमार हो जाओगे। कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों के लिए खुला मैदान बना दिया है तूने तो। माँ जी, आप भी ना ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। इट्स ऑल राइट, कॉकरोचेस एंड मॉस्किटोज आर सो यम्मी। आई जस्ट लव देम। एक लपड़ लगाऊंगी, सारा नशा उतर जाएगा। अब तू अंग्रेज नहीं रही, एक भारतीय बहू है, तो तू उस हिसाब से रहना सहना सीख ले बहू, और अपनी रसोई को एकदम चकाचक रखा कर, वरना मैं वहां पर आकर तेरे गाल लाल कर दूंगी। रंग से नहीं, अपने इन हाथों से। हाँ, हथौड़े समान हाथों से। ओके माँ जी, अंडरस्टूड। लीजा यशोमती की कही गई बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है और वो अपनी रसोई को बहुत गंदा रखती है। कभी कभी मसाले में स्वाद आए इसीलिए कॉकरोच या कीड़े को भी कढ़ाई में डाल देती है।
इन सब से उन दोनों की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है और वो दोनों बहुत बीमार हो जाते हैं। यशोमती और बलराज को जब ये सब पता चलता है तब वो झट से ट्रेन में बैठकर शहर आ जाते हैं और घर आने के बाद क्यों री अंग्रेजन बहू, तुझे मैंने समझाया था ना, देख लिया क्या नतीजा हुआ मेरी बात ना मानने का। सच में तुम दोनों का कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी माँ जी, प्लीज हम दोनों को ठीक कर दो। डॉक्टर को बुलाने के पहले हमने आपको बुलाया है माँ, प्लीज अब हम दोनों को आप ही ठीक कर सकती हो। पार्थ के पापा जाइए जल्दी से, मैं जो लिस्ट लिख के दे रही हूँ वो सारा सामान लेकर आइए। हाँ, नीचे के दुकान से। हाँ यशोमती। यशोमती बलराज को सामग्री की लिस्ट लिख कर देती है। बलराज वो सारा सामान लाने चला जाता है और उस सामान को लाने के बाद यशोमती अपने देसी गांव के नुस्खों को अपनाकर लीजा और पार्थ को काढ़ा और अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर खिलाती है, जिससे उन्हें बहुत राहत मिलती है और वो 3 दिनों में एकदम फिट और फाइन हो जाते हैं। तभी पार्थ उनसे कहता है, माँ अब आप और पापा यहीं रहो क्योंकि मैं अंग्रेजी खाना नहीं खा सकता। हाँ माँ जी, मुझे भी इंडियन फूड कैसे बनाते हैं वो सीखने हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने हैं मुझके। प्लीज डोंट गो, स्टे हियर। ठीक है बच्चों, हम यहीं रहेंगे। यशोमती अब अपनी अंग्रेज बहू लिजा को रसोई एकदम साफ करके चमका कर दिखाती है और तो और अब वो रोजाना उसे इंडियन खाना भी बनाना सिखाती है। लिजा इंडियन खाना बहुत अच्छे से बनाने लगती है और सभी को वो बहुत पसंद आता है। वाह लीजा, क्या समोसे बनाए हैं यार तुमने तो। हाँ माँ, आप तो कमाल की टीचर निकली और लीजा तुम भी एक बेस्ट स्टूडेंट बन गई। थैंक यू। बहू अब तुझे मैं रोजाना ऐसे ही भारतीय खाना बनाना सिखाऊंगी, जिसके बाद तू पूरी तरह से भारतीय हो जाएगी। हाँ यशोमती बिल्कुल सही कह रही है, ये बहुत सही आइडिया है। यशोमती लिजा को साड़ी पहनना, पूजा पाठ करना और स्पष्ट हिंदी बोलना भी सिखाती है। इस तरह से लिजा एक अंग्रेजन से हिंदुस्तानी बन जाती है। कॉलोनी में कुकिंग कंपटीशन की घोषणा होती है, तभी यशोमती और लिजा दोनों उसमें पार्ट लेते हैं और उस कंपटीशन को जीतते हैं। सभी औरतें दंग रह जाती हैं। बाप रे, देखो तो ये लड़की एक अंग्रेज होकर भी इतना बढ़िया भारतीय खाना बनाती है, सच में मानना पड़ेगा। अंग्रेज होकर भी एकदम हिंदुस्तानी बहू लग रही है। इसकी सास ने इसे खूब अच्छे से बदला है। हमें तो ऐसे ही लगता है। हाँ हाँ, कुछ दिनों पहले तो इसके घर से रोज मीट की बदबू आती थी, अभी मीठे हलवे और मसालेदार खाने की खुशबू आती है। अभी इसकी रसोई भी दूर से चमकती है। यशोमती और लिजा को ये सब सुनकर बहुत आनंद आता है। वो दोनों ट्रॉफी को घर ले आते हैं। बलराज और पार्थ अब साथ में कारोबार करने लगते हैं और एक दिन दोनों सास बहू पार्थ और बलराज से कहते हैं, पार्थ, पापा जी, हमने सोचा है कि हम अपना एक छोटा सा ढाबा खोलेंगे। हाँ पार्थ, लीजा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। थोड़े समय में बहुत अच्छे से भारतीय खाना बनाना उसने सीख लिया है और वो भी इतने अच्छे तरीके से। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों सास बहू की जोड़ी मिलकर एक ढाबा खोलेंगे। वाह वाह यशोमती, लीजा बहू, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। हाँ माँ, ये तो बहुत ही सुपर्ब आइडिया है। आप दोनों जरूर खोलो अपना ढाबा। इनफैक्ट मैं और पापा भी आप दोनों की हेल्प करेंगे ढाबे को सेट करने में। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर ढाबा खोलते हैं, जिसमें वो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और बेचते हैं। एक अंग्रेजन को इतना अच्छा देसी खाना बनाते देख सभी ग्राहक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और थोड़े ही समय में लिजा बहुत फेमस भी हो जाती है। यशोमती और लिजा ढाबे से बहुत अच्छी कमाई करते हैं और दोनों सास बहू मिलकर खूब आगे जाते हैं। जोधपुर में दिवाकर अपनी पत्नी सुचित्रा और बड़ी बेटी गौरी के साथ रहता था। दिवाकर एक गरीब आदमी था जो गांव के सरपंच रंजन सिंह के यहाँ ड्राइवर था। रंजन सिंह दिवाकर को खूब मानता। ये लो दिवाकर, ठंडा शरबत पियो। तुम भी गाड़ी चला चला कर थक गए होंगे ना, ये लो। धन्यवाद सरपंच साहब। इसमें धन्यवाद क्यों? अरे तुम कोई हमारे नौकर थोड़े ना हो, तुम तो हमारे मित्र समान ही हो। चलो अब थोड़ी दूर चलकर एक हाईवे है, वहीं पर किसी ढाबे पर खाना खा लेंगे, बहुत भूख लगी है। नाना साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई?
इतने लंबे सफर के बाद भी तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं नहीं साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें खाना खाने के लिए किसी ढाबे पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी बेटी गौरी ने ये खास आपका और मेरा टिफिन पैक करके दिया है। ये देखिए। रंजन सिंह और दिवाकर एक जगह पर रुककर टिफिन का खाना खाते हैं। तभी रंजन सिंह को खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह दिवाकर, भाई तुम्हारी बेटी गौरी के हाथ का खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। और दो ना पूड़ियां। हाँ जी, ये लीजिए। दिवाकर की बेटी गौरी घर बैठे ही टिफिन सर्विस करती थी। वो खाना बनाकर टिफिन्स में पैक करके लोगों को देती थी। उसके और सुचित्रा के इस काम से घर खर्च के पैसे निकल जाते। उस दिन रंजन सिंह खुश होकर गौरी के लिए कुछ पैसे देता है, जो दिवाकर रात को घर आने पर गौरी को देता है। पापा, ये पैसे क्यों? गौरी बिटिया, ये पैसे तुम्हें सरपंच साहब ने दिए हैं। उन्हें भी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा, और तो और उन्होंने कहा है कि अब से तुम रोज उनके लिए टिफिन भेजा करो। उन्होंने तो अपने महाराज जी को भी छुट्टी पे भेज दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सच में जी, मन एकदम खुश हो गया ये खबर सुनकर। गौरी अपने काम में खूब सफलता प्राप्त करने लगती है, लेकिन एक दिन अचानक से गांव में भूकंप आता है, जिस कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और उस भूकंप में सुचित्रा की मृत्यु हो जाती है और दिवाकर अपने दोनों हाथों से अपाहिज हो जाता है। उन लोगों का घर भी नहीं बचता। वो लोग जैसे तैसे एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। एक पल में क्या से क्या हो गया। मेरी सुचित्रा, वो भी हमें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, और तो और सरपंच साहब भी। संभालिए अपने आप को पापा, एक तो पहले ही आपकी तबीयत भी इतनी खराब है, आपके दोनों हाथ भी। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं अब दोनों हाथों से अपाहिज हो गया हूँ। मैं तो अब कुछ काम भी नहीं कर सकूंगा। खामखा तुझ पर बोझ बन गया बेटा। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरे पापा हो। माँ चली गई है, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जी जान एक करके आपको संभालूंगी, आपकी सेवा करूंगी। गौरी के पास अब अपनी टिफिन सर्विस फिर से शुरू करने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही उसके पुराने कस्टमर्स, क्योंकि भूकंप के कारण आधा गांव मर चुका था। वो अब नई नौकरी ढूंढने लग जाती है, लेकिन अफसोस उसे नौकरी भी नहीं मिलती। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। तभी जंगल में रह रही एक महिला वहां पर आकर उससे बात करने लगती है। जी काकी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं अपनी टिफिन सर्विस को फिर से शुरू करना चाहती हूँ। फिर से शुरू करने के लिए लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। मैं एक ढाबा भी खोल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ढाबा खोलने के लिए भी उतने पैसे नहीं हैं। ढाबा खोलने के लिए एक मकान होना ज़रूरी है, थोड़ा ही सही जगह ज़रूरी है। मेरे पास तो कोई वाहन भी नहीं है, वरना मैं उसमें ही खाना बेचने निकल पड़ती। बिटिया, तुम्हें एक जगह ही चाहिए ना, एक वाहन की ज़रूरत है ना तुम्हें, तो मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ पर काकी? वो महिला उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर एक पुरानी हेलीकॉप्टर पड़ी होती है। ये उड़न खटोला 3 दिन पहले आसमान से गिरा है। अब ये उड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, इसमें जगह तो है। इसके अंदर जो आदमी था वो बच तो गया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर यहीं छोड़ गया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है और बड़ा भी है। मैं इससे एक ढाबा जरूर बना सकती हूँ। धन्यवाद काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी अब उस हेलीकॉप्टर का ढाबा बना देती है और वो उसका नाम अपनी माँ के नाम से रखती है, जो होता है सुचित्रा हेलीकॉप्टर ढाबा। सभी गांव वाले इस अनोखे ढाबे को देखकर उसमें आते हैं और खाना खाने लगते हैं। गौरी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना चखकर सब उसके खाने के दीवाने होते हैं। गौरी कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर भी वायरल हो जाती है। उसे टीवी शोज में इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। गौरी खूब अमीर हो जाती है। अब वो एक बंगले में रहने लगती है, लेकिन वो अमीर होने के बाद भी अपने रेस्टोरेंट को हेलीकॉप्टर के रूप में बदल देती है। वो बहुत सारे धन संपत्ति की मालकिन हो जाती है और उसे अरमान नामक एक आदमी से प्यार हो जाता है।
लेकिन अरमान उससे शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए करता है। गौरी, तुम्हें क्या लगा तुम जैसी गांव की लड़की से मैं शादी करूंगा? हाँ? मैंने तो तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, तुम्हें और तुम्हारे पिता को मार डालना, जिसके बाद तुम दोनों की सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। और इसके लिए मुझे तुम दोनों का मर्डर नहीं करना होगा, मुझे तुम दोनों को एक हादसे में मरवाना होगा। अरमान अब साजिश रचना शुरू करता है। वो गौरी और दिवाकर को एक हादसे में मारना चाहता था, जिसके चलते सभी को ये लगे कि वो दोनों सच में एक हादसे में ही मारे गए हैं। और उसके बाद वो उन दोनों की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था। एक रात मैंने जैसे जैसे बोला है ठीक वैसे ही होना चाहिए। जब गौरी, मैं और वो बुढ़ा हम तीनों उस जंगल में टेंट कैंपेन करने आएंगे, तभी मैं उनसे कहकर एक काम के लिए वहां से चला जाऊंगा। तभी तुम लोग अपने जंगली जानवरों को खुला छोड़ देना, ताकि वो उन दोनों को जिंदा खा जाएं, और फिर वो दोनों मर जाएंगे और उनकी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। उतने में अरमान के रूम का दरवाजा बजता है। वो खोलता है, तभी वहाँ नौकरानी रंभा होती है। साहब, वो आपका मैंगो मिल्क शेक। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कितनी बार कहा है, जो भेजना है गौरी मैम साहब के हाथों भेजा करो। मुंह उठाकर आ जाती हो, जाओ यहां से इडियट। सॉरी साहब। अगले दिन अरमान, गौरी और दिवाकर दोनों को पिकनिक पर ले जाता है और वो तीनों जंगल में एक टेंट में रहते हैं। कितना सुंदर है ना ये जंगल, और यहाँ की हवा कितनी ताजा है ना पापा? हाँ गौरी बिटिया। अच्छा, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं ना अलाव जलाने के लिए लकड़ियां बीन कर लाता हूं। ठीक है अरमान। अरमान वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो किसी को फोन करके बोलता है कि जंगल में जानवरों को भेज दो। अब तक तो उन जंगली जानवरों ने गौरी और उस बुढ़े को जिंदा खा भी लिया होगा, बेचारे। अरमान खुश होकर वापस वहां पर लौटता है। तभी वहां पर रंभा और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। उन्हें देखकर अरमान के पसीने छूटने लगते हैं। क्यों साहब, कहाँ गए आपके जंगली जानवर? अब तक आए नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो रंभा? ज्यादा बनो मत अरमान। कल जब रंभा तुम्हें मैंगो मिल्क शेक देने आई थी, तब इसने तुम्हारे रूम के बाहर से सब कुछ सुन लिया था और इसने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर ली थी तुरंत। अब तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ चुका है अरमान। मेरी बेटी ने अपने हेलीकॉप्टर ढाबे के जरिए पैसे कमाकर इतना बड़ा महल खड़ा किया, इतनी धन दौलत कमाई, और तुम उसे 1 मिनट में हासिल करना चाहते थे। अब जाओ जेल में चक्की पीसो। हाँ, गिरफ्तार कर लीजिए इस हैवान को इंस्पेक्टर साहब। पुलिस ऑफिसर्स अरमान को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद गौरी रंभा को शुक्रिया कहती है और उसे कुछ पैसे दे देती है। गौरी अपने जीवन में आगे जाकर खूब तरक्की करती है और उसकी शादी एक नेक आदमी से होती है जो उसे जीवन भर खुश रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।